बहादुर साहब ने शायरी वायरी लिख के टाइम पास किया करते थे। कहा मेरे यार कविता विता लिखने काम है, शायरियां लिखने काम है, ये पंचायती नहीं, मैं कोई नेता विता नहीं। फौजियों ने बंदूक लगा दी कि नेता बनते हो कि नहीं बनते? बहादुर सिंह ने कहा बनता हूं। एक बार लुगाई टाबरों से तो पूछ लो, पत्नी से तो पूछ क्यों। और बहादुर शाह की पत्नी का नाम था जिन्नत महल। क्या नाम था? बहादुर शाह जिन्नत महल के पास गए और जिन्नत महल को जाके पूछा कि जिन्नत महल, मेरठ से कुछ लोग आए, अपने आप को बागी बता रहे हैं, कह रहे हैं उन्होंने अंग्रेजों को मेरठ में मार दिया, कह रहे हैं कि ब्रिटानिया हुकूमत को पूरे देश से समाप्त कर दिया जाएगा, मुगल सल्तनत एक बार फिर कायम की जाएगी, लाल किले की प्राचीर पर मुझे लाल किले में मुझे बिठाया जाएगा, लाल किले की प्राचीर से मैं भाषण दूंगा और मैं मुगल बादशाह घोषित किया जा रहा हूं वापस। क्या हमें ऐसा करना चाहिए? और जिन्नत महल को लगा कि मजा आ जाएगा, ये होगा। जिन्नत महल को लगा अभी अंग्रेजों का राज है, चुपचाप लाल किले में बैठा रहना पड़ता है, चुपचाप केवल उनकी पेंशन लेके यहाँ पे शायरियां लिखता है मेरा पति तो, और यदि ये मुगल बादशाह बनेगा तो ये मुगल बादशाह बनेगा, तो ये तो बूढ़ा आदमी है, इसको तो शायरियां वगैरह लिखनी है, राज करूंगी मैं। उसे याद आया कि कभी मुगल बादशाह था जहांगीर, और जहांगीर के टाइम में जहांगीर तो दारू ज्यादा पिया करता था, इसलिए जहांगीर से तो राज होता नहीं था, तो जहांगीर की रानी राज करती थी, उसका नाम था नूरजहां। क्या नाम था? तो लगा जैसे जहांगीर के टाइम में नूरजहां राज करती थी, वैसे बहादुर शाह के टाइम में राज करूंगी मैं जिन्नत महल। और उसने बहादुर शाह का प्लीज आप नेता बंद कर दें। तो बहादुर शाह को बर्बाद करने वाली महिला कौन थी? तो जो आता है ना कि व्यक्ति की सफलता में महिलाओं का योगदान होता है, असफलता में भी उतना उतना होता है। बेचारे बहादुर शाह को मरवा गई थी। कुल अंग्रेजों की सेना में सारे कौन होते? इंडियंस। अफसर तो होते सारे अंग्रेज, और सोल्जर सारे कौन हुआ करते थे? इंडियन। उन इंडियन सोल्जर्स के पास में अंग्रेजों की दी हुई एक बंदूक थी, उसका नाम था ब्राउन बेस। क्या नाम था? 57 के क्रांति से थोड़ा पहले अंग्रेजों ने बंदूक चेंज की और ब्राउन बेस की जगह पर एक नई बंदूक लेके आए थे, उसका नाम था एनफील्ड। क्या नाम था? तो पहले ब्राउन बेस थी, अब कौन सी थी? एनफील्ड। उस एनफील्ड बंदूक में जब कारतूस समझ गए, बंदूक में जब कारतूस भरे जाते थे, उस कारतूस को बंदूक में डालने से पहले, गन में डालने से पहले, उसके ऊपर एक हुक सा लगा होता था, या आपका जो टोपी टाइप कैप लगी होती थी, उस कैप को उड़ाना पड़ता। उस कैप को हटाओ फिर डालो, उस कैप को हटाओ फिर डालो। उस कैप को हटाने का क्या तरीका? तो ये कहा गया कि ये कैप जो है ना, ये बड़ी यूं ग्रीस लगी हुई है, और ग्रीस के साथ में लगी हुई है, तो थोड़ा सा जोर लगाओगे तो हट जाएगी। तो दांत से हटाते उसका, दांत का जोर लगाते हट जाती, दांत का जोर लगाते हट जाती। और सैनिकों को बड़ा मजा आएगा, अरे यार क्या गजब बंदूक आई है, क्या अच्छी निशाने लगाती है, कितने अच्छे कारतूस आए हैं। पर धीरे धीरे ऐसी खबरें फैलने लगी कि ये इतनी जल्दी क्यों हट जाती है कैप जो इसके ऊपर वाली होती है। तो क्या ये ग्रीस लगी हुई, इस ग्रीस की वजह से हट जाती है। तो ये ग्रीस किस चीज की है? तो क्या ग्रीस गाय और सुअर की चर्बी है। क्या है? गाय और सुअर की चर्बी। क्यों भाई गाय और सुअर की चर्बी क्यों लगा दी? तो कहा भाई गाय हिंदुओं के लिए पवित्र होती है, सुअर जो होता है वो मुसलमानों के लिए अपवित्र होता है, हराम होता है। यदि कोई हिंदू गाय का मांस खा ले तो फिर वो हिंदू नहीं रहता, और यदि कोई मुसलमान सुअर का मांस खा ले तो वो मुसलमान नहीं रहता। इसका मतलब अंग्रेज चाहते हैं कि हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट हो जाए और मुसलमानों का धर्म भ्रष्ट हो जाए। अब जब हिंदू और मुसलमानों का धर्म भ्रष्ट हो जाएगा तो फिर वो ईसाई बनेंगे। भाई हिंदू एक परिवार है, हम 5 लोग हैं, मैं एक फौजी हूं और मैं वो गाय की चर्बी वाला और कारतूस हटाने का काम करता हूं, वो सैनिक हूं, उस कारतूस का यूज लेता हूं। मेरे घर वालों को पता चला कि मैं तो गाय की चर्बी खाता हूं, तो घर वालों ने कहा तू बाहर है घर से, आउट। गाय का हिंदू है रे तू, हमारे घर में बैठने जैसा नहीं है, तू गाय का मांस खाता है। तो मैं तो कोई दूसरी दुकान ज्वाइन करूंगा। घर वालों ने निकाल दिया, हिंदू धर्म ने निकाल दिया, तो फिर किधर जाऊंगा? ईसाई। अंग्रेज ये चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग ईसाई बन जाए, क्योंकि वो खुद कौन थे? ईसाई। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ईसाई बनाने के लिए क्या करना पड़े? एक तो तरीका था कि बहला फुसला के बना लिया जाए, राजी करके बना लिया जाए, डरा धमका के बना लिया जाए। पर एक उनको तरीका ये ठीक लगा कि फौजियों को सबको क्रिश्चियन बना दो। फौजी तो अपने अंडर में काम करते हैं, और फौजियों को बना देंगे तो जोर जबरदस्ती बाद में बाकी लोगों को तो बना लेंगे। कर ये ठीक है, इसलिए वो फौज को पूरी को क्या बनाना चाहते हैं। और एक बार यदि जनता ईसाई बन गई तो अंग्रेजों का विरोध करेगी। भाई अंग्रेजों का विरोध इस बात पर भी तो था कि भाई तुम यार ईसाई हो, पता नहीं कौन से धर्म के, नए धर्म के लोग, और हम पर राज कर रहे हो, तुम हम पे राज कैसे कर सकते हो। तो उनको लगा यदि सारे ईसाई बन जाएंगे तो कोई विरोध ही नहीं करेगा, उनको लगेगा हम भी ईसाई हैं, ये भी कौन है? ईसाई, क्रिश्चियन है। इसलिए अंग्रेजों ने वो चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करवाना शुरू किया। धीरे धीरे खबरें फैलने लगी। तो मंगल पांडे नाम के एक फौजी है, बांग्लादेश के अंदर अब एक छावनी चली गई, पहले अपने बंगाल में मानते थे बैरकपुर। कौन सी? वहां पैदल सेना की 34वीं टुकड़ी खड़ी थी। कौन सी? 34th नंबर जो पैदल सेना की टुकड़ी थी वो खड़ी थी, और उसके एक फौजी हैं जिनका नाम था मंगल पांडे। वो अपने ऑफिसर्स के पास गए, उन्होंने जाकर सर एक सवाल पूछना था। हाँ बताओ कि ये जो नए कारतूस आए हैं, क्या इनमें ग्रीस जो लगी है वो गाय और सूअर की चर्बी है? और ऑफिसर्स ने कहा नहीं नहीं मंगल पांडे, तुम गलत सोचते हो, ऐसा कुछ भी नहीं। मंगल पांडे ने कहा सर सही से बताओ है या नहीं है। ऑफिसर से ढंग से जवाब नहीं दिया गया, मंगल पांडे ने दोनों की गोली मार दी। मरे दोनों ही नहीं, वो मंगल पांडे हाथों हाथ गिरफ्तार कर लिए गए वहीं पर। यह घटना वहां पर घटित होती है 29 मार्च 1857। कब की घटना है? 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नाम के एक फौजी अपने 2 ऑफिसर्स को क्या मार देते हैं? गोली। क्योंकि वो किसका विरोध कर रहे थे? चर्बी वाले कारतूस। किसका विरोध कर रहे थे? सेना का नियम सीधा सीधा है, यदि सोल्जर ऑफिसर्स के नियम नहीं मानता है तो कोर्ट मार्शल किया जाए उसका। क्या किया जाए?
सैनिकों को जो सजा मिलती है उसको क्या बोलते हैं? कोर्ट मार्शल। जो मुकदमा चलता है उसको कोर्ट मार्शल बोलते हैं। मंगल पांडे के खिलाफ कोर्ट मार्शल चलाया गया और 8 अप्रैल 1857 को, कब की बात है? मंगल पांडे को फांसी लगा दी गई। कांड कब हुआ मंगल पांडे वाला? 29 मार्च। और फांसी कब लगा दी गई? 8 अप्रैल। 10 दिनों के अंदर मुकदमा चला और मुकदमे में मंगल पांडे क्या हो गई? फांसी। कहां की घटना है? बैरकपुर छावनी। पैदल सेना की कौन सी सेना का टुकड़ा था? पर ये बातें धीरे धीरे फैलने लगी। मेरठ की छावनी में पैदल सेना की 20वीं टुकड़ी खड़ी है। कौन सी खड़ी है? 20वीं जो टुकड़ी थी, 20 नंबर जो उनकी बटालियन थी, वो कहां पर खड़ी थी? मेरठ। 24 अप्रैल को, कब की बात है? 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी भी है। 24 अप्रैल को मेरठ की छावनी के 90 फौजियों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से मना। अंग्रेजों ने कहा कोर्ट मार्शल किया जाए। कोर्ट मार्शल हुआ और 9 मई को रिजल्ट आया और 90 में से 85 फौजियों को जेल में डाल दिया गया। 5 के खिलाफ सबूत नहीं मिले होंगे तो 5 को छोड़ दिया। 85 सोल्जर जो थे उनको किसमें डाल दिया गया? जेल में। कौन सी छावनी में? मेरठ। मेरठ यूपी में मेरठ पड़ता है, मेरठ की छावनी। अगले दिन 10 मई का दिन, 10th में छुट्टी का दिन था। छावनी के कुछ फौजी मार्केट में घूमने के लिए गए हुए थे, बाकी जो फौजी बचे हुए छावनी में। और वहां किसी एक व्यक्ति ने, उनके साथ वाले जो फौजी गए हुए थे उनमें से किसी एक ने, और कोई एक लड़कियों का ग्रुप जा रहा था, उनमें से किसी एक लड़की को कमेंट कर दिया कुछ। उस लड़की ने घूम के रिप्लाई दे दिया कि यहाँ अकेली लड़कियों को देख के तो बड़ी मर्दानगी फूटती है, और तुम्हारी छावनी के कल कुछ साथियों को और जेल में डाल दिया, तब तुम्हारी मर्दानगी कहां चली गई थी? अंग्रेज तो पकड़ पकड़ के कपड़े उतरवा के जेल में डाल रहे थे। लड़की बेइज्जती करे तो फील थोड़ा ज्यादा ही हो जाता है। इसलिए वो फौजी हाथों हाथ छावनी वापस आए। अपने जो साथी, उनके जो 85 सोल्जर साथ वाले जो जेल में डाल दिए गए थे, उनको बाहर निकालने लगे। अंग्रेज ऑफिसर भाग के उनको, अरे ये क्या कर रहे हो? ये 85 जो है ये कैदी है, जेल में रहने दो। उन्होंने, नहीं साहब हमारे साथी है और हम इनको जेल में रहने नहीं दे। तो अंग्रेजों ने जो तोप चलाने वाला आदमी था उसका तोप बाहर ले गया, उड़ा दे इन सबको। जो तोप चलाने वाला था इंडियन था, उसने अंग्रेज उड़ा दिए। 10 मई 1857, कब की बात है? मेरठ में क्रांति की शुरुआत हो गई थी। कहां पे क्रांति की शुरुआत हो गई? लड़कियों के चक्कर में। अब फौजियों ने उनको मार तो दिया, मारने के बाद कहा अब क्या करें? एक आधे कोई फौजी जोश में थे, उन्होंने कहा पूरे भारत में अंग्रेजों को इसी प्रकार मारेंगे। तीसरे ने कहा भाई साहब पूरे भारत में मार देंगे फिर राज किसका आएगा? अंग्रेजों का राज समाप्त हो जाएगा, फिर राज किसका आएगा? वही पुराना राज हमारा वापस लाएंगे। पुराना किसका था? कि मुगल बादशाह का राज था। ये मुगल बादशाह कहां रहता है? कि दिल्ली के लाल किले में। आजकल मुगल बादशाह कौन है कि पता नहीं, चल के पता लगाते हैं। इसलिए मेरठ से 400 फौजी, कितने फौजी दिल्ली के लिए रवाना होते हैं। 11 मई को सुबह सुबह 6 बजे के आसपास, सूर्य भगवान अभी दिल्ली की सड़कों पर नहीं आए थे, तब तक मेरठ वाले फौजी लाल किले पहुंच गए थे। दिल्ली की जनता उनके पीछे पीछे थी कि है कौन। अचानक घोड़ों पे टपा टप करते हुए लाल किले के आगे, लाल किले का जो गेट कीपर खड़ा था उसको जाके पूछा कि आजकल मुगल बादशाह कौन है? उन्हें बहादुर शाह जफर है। कौन है? के अंदर जाके कहा कि मेरठ से कुछ बागी आए हैं। मेरठ से कुछ बागी, बागी मतलब रेबेलियंस, जिन्होंने बगावत कर दी हो, जिन्होंने विद्रोह कर दिया हो, कि मेरठ से कुछ बागी आए और आपसे मिलना चाहते हैं। बहादुर शाह जफर अभी सुबह सुबह खड़े होकर बैठे थे, हुक्का भी अभी तक पिया नहीं था, चाय भी उन्होंने पी नहीं थी, और बहादुर शाह जफर को जाके कहा कि मेरठ से कुछ लोग आए, अपने आपको बागी बता रहे हैं, घोड़ों पर सवार है, हथियार लिए हुए, आपसे मिलना चाहते हैं। बहादुर शाह जफर ने कहा चाय पानी पी ले, मिल लेंगे यार। उनको रुक जाओ। इतने में लाल किले के अंदर ही घुस गए। कौन है भाई मुगल बादशाह, कौन है तुम्हारे में से? बहादुर शाह ने कहा मैं हूं। अरे का बादशाह सलामत, नीचे क्यों बैठे हो? सिंहासन पर बैठो। और हमने क्रांति कर दी है मेरठ के अंदर, आप पूरे भारत में क्रांति करेंगे, पूरे भारत में अंग्रेजों को मारेंगे। बहादुर शाह ने कहा कि होल्ड ब्रो, जब पूरे भारत में अंग्रेजों को मार दोगे तो मेरे को पेंशन कौन देगा? क्योंकि बहादुर शाह को पेंशन कौन देते थे? बहादुर शाह तो खुद अंग्रेजों से पेंशन लेके बैठा हुआ था। सैनिकों ने कहा अरे साहब जब पूरे भारत में अंग्रेजों को मार देंगे तो आप भारत के मुगल बादशाह, पूरे भारत का टैक्स आपका, और आप नीचे मत बैठो, प्लीज सिंहासन पर बैठो, और आप हमारे नेता हो क्रांति के। बहादुर शाह ने कहा फालतू पंचायती ने। बहादुर साहब अपनी शायरी वायरी लिख के टाइम पास किया करते थे। कहा मेरे यार कविता विता लिखने काम है, शायरियां लिखने काम है, ये पंचायती नहीं, मैं कोई नेता विता नहीं। फौजियों ने बंदूक लगा दी कि नेता बनते हो कि नहीं बनते? बहादुर शाह ने कहा बनता हूं। एक बार लुगाई टाबरों से तो पूछ लूं, पत्नी से तो पूछ क्यों? और बहादुर शाह की पत्नी का नाम था जिन्नत महल। क्या नाम था? बहादुर शाह जिन्नत महल के पास गए और जिन्नत महल को जाके पूछा कि जिन्नत महल मेरठ से कुछ लोग आए, अपने आप को बागी बता रहे हैं, कह रहे हैं उन्होंने अंग्रेजों को मेरठ में मार दिया है, कह रहे हैं कि ब्रिटानिया हुकूमत को पूरे देश से समाप्त कर दिया जाएगा, मुगल सल्तनत एक बार फिर कायम की जाएगी, लाल किले की प्राचीर पर मुझे रखा, लाल किले में मुझे बिठाया जाएगा, लाल किले की प्राचीर से मैं भाषण दूंगा और मैं मुगल बादशाह घोषित किया जा रहा हूं वापस। क्या हमें ऐसा करना चाहिए? और जिन्नत महल को लगा कि मजा आ जाएगा ये होगा। तो जिन्नत महल को लगा अभी अंग्रेजों का राज है, चुपचाप लाल किले में बैठा रहना पड़ता है,
चुपचाप केवल उनकी पेंशन लेके यहाँ पे शायरियां लिखता है मेरा पति तो। और यदि ये मुगल बादशाह बनेगा तो ये मुगल बादशाह बनेगा, तो ये तो बूढ़ा आदमी है, इसको तो शायरियां वायरियां लिखनी है, राज करूंगी मैं। उसे याद आया कि कभी मुगल बादशाह था, कभी मुगल बादशाह था जहांगीर, और जहांगीर के टाइम में जहांगीर तो दारू ज्यादा पिया करता था, इसलिए जहांगीर से तो राज होता नहीं था। तो जहांगीर की रानी राज करती थी, उसका नाम था नूरजहां। क्या नाम था? तो लगा जैसे जहांगीर के टाइम में नूरजहां राज करती थी, वैसे बहादुर शाह के टाइम में अब राज करूंगी मैं जिन्नत महल। और उसने बहादुर शाह कहा प्लीज आप नेता बनकर देखो। तो बहादुर शाह को बर्बाद करने वाली महिला कौन थी? तो जो आता है ना कि व्यक्ति की सफलता में महिलाओं का योगदान होता है, असफलता में भी उतना उतना होता है। बेचारे बहादुर शाह को मरवा गई थी। कुल मिला के 100 बात की एक बात है कि क्रांति की शुरुआत फौजियों ने की थी। क्रांति की शुरुआत है, फौजी कहां रहते हैं? छावनियों में। इसका मतलब राजस्थान में भी यदि क्रांति हुई तो कहां पर भी है? छावनियों।